तो आपका चैप्टर शुरू होता है ईंटें बनके और अस्थियां। यानी कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था ना वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। मैंने इसे जो है इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब जो है मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर मैं आपको जो है मतलब इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, इमेजेस हो गई, 3 मार्क्स के 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस वीडियो के अंदर। और क्योंकि ये नोट्स जो है एग्जाम फोकस्ड है, ध्यान रखना ये बात। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि ये जो है ईंटें मनके और अस्थियां, ये स्रोत कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे जो है ना हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्रोत नहीं मिलते तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे जानते हैं कि कोई हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता थी? क्योंकि वहां जमीन जब खोदा गया था ना कुछ स्रोत मिले थे जिनके बिहार पर हमने पहचाना। ये जो सभ्यता है ना इसको कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। क्यों कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं? क्योंकि इस समय सबसे पहले कांसे का इस्तेमाल किया गया था। कांसा कैसे बनता? तांबा और टीन को मिक्स कर दो तो कांसा तैयार हो जाता है, जिससे जो है ये औजार बनाते थे। फिर बात करते हैं इसमें 600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही है। कम से कम आज से 5000 साल पहले पुरानी सभ्यता है ये, ध्यान रखना। और इसके स्रोत जो है और भी मतलब जैसा खुदाई में कुछ अवशेष मिले, टीले, शिलालेख, इमारतें, मिट्टी के बर्तन, इमारतें। यहाँ पर अगर तुम यकीन नहीं करोगे 2 से 3 मंजिलों के तो यहाँ पर घर देखने को मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, सील मतलब मोहरे, सिक्के वगैरह हो गए, ये देखने को मिले। इसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सारे स्रोत हैं जिनके बिहार पर हमने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, कुछ ना कुछ तो हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए। उसके बाद देखो ये हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सभ्यता की हम बात करें, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका ये हो गया। उसके बाद जो है अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बाद इधर आ जाएगा, जम्मू हो गया, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में, गुजरात ये आपका हो गया, राजस्थान हो गया। इन जगह पर जो है ये सभ्यता देखने को मिली थी, यहीं पर जो है इसके अवशेष देखने को मिले अलग अलग। ये आपको नोट चाहिए मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप जो है माइंडलिफ्ट सर्जिक टेलीग्राम पर जाकर इजीली जो है इन नोट्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, तो यहाँ पर है आपका कनिंगम के बारे में। तो देखो कनिंगम जो है भारत के सबसे पहले एएसआई के जनरल बने थे, इसलिए इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो इन्होंने मतलब पहले महानिदेशक भी बोलते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल। और ये सबसे पहले जो है एएसआई बने थे, एएसआई के जनरल बने थे। तो यही थे जो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो मतलब कुछ योगदान रहा ना हड़प्पा सभ्यता को लेकर थोड़ा जो है मतलब कंफ्यूजिंग वाला था। तो जैसे देखो गलती से इन्होंने समझा कि भारत का जो इतिहास है ना वो गंगा घाटी से ही शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहीं ना कहीं इंडस वैली से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो है गंगा घाटी से ही जोड़कर देखा, जिस वजह से इन्हें जो है कुछ भी ऐसा नहीं कंपेयर कर पाए जिससे जो है कोई सिविलाइजेशन के बारे में बता सकें। हड़प्पा काल के बारे में इन्हें अच्छी खासी जानकारी नहीं मिल पाई थी। भारतीय इतिहास को समझने के लिए केवल चीन के यात्रियों पर निर्भर थे। जो बाहर से जो चीनी ट्रेवलर्स आते थे ना इंडिया में, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी। तो उनकी जो किताबें होती थी तो उन्हें पढ़कर जो है ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता नाम की, तो उनके ऊपर डिपेंड रहे, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ मिला ही नहीं, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और साथ में जो है एक राजा ने तो इन्हें सिक्का भी दिया था, मोहरें दी थी कि भाई तुम देखो कि ये कोई सभ्यता है, लेकिन उन्होंने उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। ठीक है, तो जिस वजह से डिस्कवरी नहीं कर पाए। फिर देखो हम बात करते हैं इसमें अगले जो जनरल बनते हैं एएसआई के, यानी महानिदेशक, उनका नाम होता है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जो है मतलब इनके अधीन 2 लोग काम करते हैं, एक तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। जो जॉन मार्शल होते हैं उनके अधीन में जब ये 2 काम कर रहे हैं तो इन्होंने जो है डिस्कवरी कर डाली थी हड़प्पा की। तो हड़प्पा की डिस्कवरी जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, और राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज की गई थी। हम बात करें जब ये दोनों डिस्कवरी हुई तो ये पूछा जाता है कि ये बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसकी डेट याद रखना, ये 1921 लिखा है, ये मेरे ख्याल से 1924 होगा, 1924। तो ठीक है, ध्यान रखना। तो 1924 में जो है घोषणा कर दी गई थी कि हड़प्पा सभ्यता नाम की हमने जो है डिस्कवरी कर डाली है। उसके बाद देखो आगे जॉन मार्शल का क्या योगदान है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। भारतीय उत्खनन विधियों को उत्खनन विधि मतलब ये होता है कि इन्होंने एक वैज्ञानिक दिशा दी। जैसा माने चलो जमीन की लेयर होती है,
जैसे माने चलो ये पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, उससे नीचे नीचे वाली लेयर होती है सारी। जैसे आप जितना ज्यादा खोदते जाओगे ना, वो उतनी पुरानी आपको वस्तु मिलती जाएगी, अवशेष मिलते रहेंगे। पहली लेयर खोदोगे तो ज्यादा पुरानी थोड़ी होगी, और उससे नीचे जाओगे तो उससे पुरानी मिलेगी, उससे नीचे जाओगे उससे पुरानी मिलेगी। मतलब नॉर्मली मेरा कहने का मतलब ये है कि जमीन के जो है कई सारे लेयर होते हैं ऐसे। तो जितना आप नीचे जाओगे ना, ये इस पे जो है इतना पुराना नहीं मिलेगा, इससे नीचे जाओगे इससे पुराना मिलेगा, इससे नीचे जाओगे इससे पुराना मिलेगा। तो ऐसे इन्होंने एक वैज्ञानिक उत्खनन कार्य को एक मतलब वैज्ञानिक तरीका दिया कि आप इससे पहचान सकते हो कि ये चीज कितने साल पुरानी है। तो इस चीज के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने संरक्षण और संग्रहालय प्रणाली पर जोर दिया कि भाई इनका जो पुरानी चीजें हैं उनको बचा कर रखना बहुत जरूरी है, और उनके लिए म्यूजियम बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे अर्नेस्ट मैके और एस आर राव, एस एन राव होगा ये, एस एन राव याद रखना। तो ये थोड़ा गलत हो गया, एस एन राव। तो अर्नेस्ट मैके और एस एन राव, अर्नेस्ट मैके की जो बुक का नाम है वो है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, और एस एन राव ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, याद रखना। अब इनके निर्वाह की बात करें तो यहाँ पर जो है मतलब किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। कृषि के तौर पे बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चावल इनकी खेती करते थे। पशुओं का पालन किस किस का करते थे, पशुओं का पालन भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। और जिनका शिकार करते थे वो है हिरण, गैंडा, बाघ, जंगली सुअर, याद रखना। अब इसमें जो है पालते थे ना, तो पालने के लिए मतलब उनके मांस, ठीक है, उनका दूध वगैरह जो है इस तरह से ही इस्तेमाल में लाया करते थे, पशुओं का जो पालन करते थे। और साथ में जो खेती बाड़ी के लिए जो मतलब हल वगैरह यूज किए जाते थे ना, तो इन्हीं जानवरों से करते थे, इसलिए जो है इन पशुओं को पाला जाता था। फिर देखो हम बात करते हैं इनका भोजन, वही देखो अनाज था, फल और सब्जियां, जिसमें जो है तरबूज, खजूर थे, पशु का उत्पाद भी था। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में ये पूछ ले जाता है कि पुरातत्व के अनुसार किसको हाजा पक्षी बोलता है, तो हाजा पक्षी याद रखना, उसे मोर कहा जाता है, जिसकी आवाज जो है राजा महल में सुनाई देती है, शाही महल में। उसके बाद जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका और आता है, वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को कैसे पहचाने। हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में, और वहां पर ये कैसे पहचाने कि भाई अमीर और गरीब थे या नहीं थे, तो वो आर्थिक मतभेद होता, तो इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले तो देखो उपयोगिता की वस्तुएं, मतलब नॉर्मली जो डेली लाइफ के लिए यूज होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है सिर्फ अगर आप मिडिल फैमिली में हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली उन्हीं वस्तुओं को खरीदोगे जो आपके डेली में यूज आए। आप उनको नहीं खरीदोगे जो आपको जो है आपका स्टेटस शो करे, यानी आपको जो है ये दिखाए कि आप कितना अमीर हो। ऐसे जो शो ऑफ होते हैं ना, वो अमीर लोग ही करते हैं, अपने पास जो है महंगी से महंगी चीजें रखते हैं, लेकिन उनका ज्यादा कोई यूज नहीं होता, तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो उपयोगिता की वस्तु के आधार पे हमने पहचाना, जैसे वहां पर मिट्टी के बर्तन, कप, प्लेट, कटोरे ये देखने को मिले, तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर गरीब लोग भी रहा करते थे। और विलासिता की वस्तुओं की बात करें, यहाँ पर कीमती वस्तुएं भी देखने को मिली हैं, जिसके अंदर जो है मतलब फ्योन्स, तो फ्योन्स एक ऐसा बर्तन होता था जिसको बनाना काफी कठिन था, जिसके अंदर रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ मिक्स करके जो है भट्टी में पकाया जाता था, इससे जो है बर्तन बनता था। तो ये काफी ज्यादा बनाना काफी मुश्किल होता था, और इसीलिए जो है इसे काफी महंगा रखा गया था। और बात करें देखो इसके आधार पे पहचान सकते हैं हम, वो है समाधान के आधार पर। जब मतलब देखो शवों को जब निकाला गया था, तो उनके साथ देखो ये तो डेड बॉडी होगी, और उसके बाद जो है मतलब कंकाल ही है पूरा। अब यहाँ पर देखोगे तो इनके साथ कुछ वो रखे हुए हैं, बर्तन वर्तन जैसे कुछ। तो इनके आधार पे हमने पहचाना कि यहाँ कुछ लोग जो इनकी डेथ हुई थी ना, वो गरीब परिवार से भी थे, क्योंकि कुछ डेड बॉडी के साथ मतलब जिनकी डेथ हुई है, उसके साथ जो है कुछ क्या देखने को मिले हैं, ज्वेलरीज, महंगी महंगी वस्तुएं, फ्योन्स के पात्र, याद रखना। तो अब देखो हम बात करते हैं, तो ये फ्योन्स कैसे बनता है। एक विशेष प्रकार की सामग्री होती है जिसे पॉट यानी बर्तन कहते हैं, और ऐसी वस्तुओं को बनाने का यहाँ पर भी नॉलेज थी इनके पास, जिसमें जो है रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो है मिश्रित और निकाल दिया जाता था, मतलब भट्टे में जो है मिक्स करके जो है फिर निकाला जाता था, तैयार होता था। और साथ में गहने भी देखने को मिले हैं। नॉर्मल परिवार के साथ क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर चूड़ियां, मोती और साधारण गहने, ठीक है। उसके बाद जो है धनी वर्ग की बात करें, तो धनी वर्ग कौन कौन से हैं इसमें, कीमती वस्तुएं, गहने, कीमती पत्थर, ये देखने को मिलते हैं। इनके साथ जो अमीर परिवार की जिनकी बॉडियां, उनके जो स्केलेटन जो देखने को मिले हैं, कंकाल वगैरह, तो उनके साथ ये कीमती चीजें देखने को मिली हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं बस्तियों के अध्ययन, मतलब देखो घर छोटे हो बड़े हो, उनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि अमीर से गरीब। अगर छोटे घर हैं तो मिडिल फैमिली के होंगे, है ना, गरीब होंगे। और जिनके जो है 2 से 3 मंजिले घर थे, वो नॉर्मल से साफ सीधी बात है, वो अमीर परिवार के ही होंगे।
अब देखो बड़े और छोटे भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की एक तो मीनिंग याद रखना, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को दो हिस्सों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को दुर्ग कहते थे और निचले भाग को निचला ही बोलते थे। यहाँ पर साधारण आम लोग रहा करते थे। यहाँ पर जो है इन्होंने जल निकास प्रणाली का उपयोग कर रखा था, जिसको जो है अनूठी जल निकास प्रणाली कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, याद रखना। यानी सबसे अनूठी जल निकास प्रणाली कौन सी थी। अगर आपको लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप 2x स्पीड पर भी देख सकते हो। तो आपके हाथ में जो है स्पीड है, ठीक है, आपके कंट्रोल में है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं इसमें दुर्ग की। तो दुर्ग वाले क्षेत्र की बात करें ना, तो ये ध्यान रखा जल निकास प्रणाली वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, कि एक अनूठी संरचना क्यों मानी जाती है। तो दुर्ग की बात करते हैं। देखो प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था। दुर्ग में से ही राज किया जाता था, यहीं से जो है राजा महाराजा जो है ना शासन चलाते थे। और यहाँ पर कुछ 2 बड़ी संरचनाएं देखने को मिली है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो सुव्यवस्थित करना, मतलब इनको प्लानिंग के साथ जो है मतलब तैयार करा गया था। जैसे एक बड़ा अन्न भंडार, यानी एक विशाल माल गोदाम देखने को मिला, जिसके अंदर जो है अगर बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाए या आपदा आ जाए तो उस समय वहां से जो है अनाज लेकर जो है गरीबों में बांटा जा सके, और जो है जरूरत पड़ने पर उस अनाज का इस्तेमाल भी किया जा सके। और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर विशाल स्नानघर की। तो विशाल स्नानघर देखने को मिला था यहाँ पर, यानी कि बड़ा सा एक स्नानघर नहाने का। तो उसका भी देखो मैंने इमेज लगाई हुई है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो विशाल स्नानघर की देखो इमेज जो है, इसको समझो। अगर आप देखना ध्यान से, इसकी शेप है ना कुछ क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, यानी आयताकार शेप है। इसके दोनों तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, दोनों तरफ। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखोगे कुछ कमरे हैं, ये कुछ कमरे हैं। और एक साइड मतलब माना जाता है कि एक साइड तो टोटल 8 कमरे देखने को मिले, और उसके 3 डायरेक्शन में जो है ना कुएं देखने को मिले, 3 डायरेक्शन में। और इसके अंदर पानी को रोकने के लिए इन्होंने स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करा था, जिसे गारा बोला गया है। और साथ में अगर हम बात करें तो ये जो है मतलब डेली यूज में नहीं लाया जाता था, किसी विशेष अनुष्ठान के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे आपको पता है छठ पूजा जो है मनाई जाती है, तो उस समय जो है इसे एक विशेष मतलब कोई स्पेशल ओकेजन के तौर पर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ये भी लाया जाता था, और जैसे जो है छठ पूजा जो है साल में एक बार की जाती है, तो उसी तरीके से। तो ये था, तो इसी के बारे में देखो लिखा हुआ है। इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया। पानी निकालने के लिए भी उचित व्यवस्था थी। पानी भाई ये थोड़ी है उसमें बना ही रहेगा, जमा रहेगा, पानी निकालने के लिए भी तो कुछ करेंगे। और उसके बाद विशेष अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया जाता था, डेली इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। 3 तरफ जो है कमरे थे इसके, और एक तरफ जो है 2 तरफ मतलब सॉरी 2 तरफ जो है इसकी सीढ़ियां देखने को मिली हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं निचले शहर की। तो निचले शहर में देखो यहाँ पर एक तो जल प्रबंध प्रणाली थी, जिसको हम अनूठी जल संरचना प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर कुओं की टोटल 700 मतलब कुएं पाए गए हैं टोटल, ये याद रखना, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ की बात करते हैं निचले शहर की। तो हम निचले शहर की बात कर रहे हैं। अभी हमने जो है ऊपर बात करी थी दुर्ग शहर की। दुर्ग में जो है मतलब हमने 2 संरचनाएं देखी, एक तो मतलब विशाल माल गोदाम और विशाल स्नान गृह। तो स्नान गृह के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है निचले शहर के बारे में। निचले शहर के अंदर जो 2 से 3 मंजिलों घर देखने को मिले हैं। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है। ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसे समझो जैसे नॉर्मली जैसे 90 डिग्री के एंगल पर जैसे गलियां काट रही हैं एक दूसरे को, मतलब दोबारा बनाता हूँ, 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को गलियां काट रही है, ये जो है 90 डिग्री होता था। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, पहले मतलब नालियां बनाई थी सबसे पहले, ध्यान रखना इस तरीके से ऐसे। ये पहले सबसे पहले नालियां बनाई गई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे इन नालियों का जो पानी होता था ना गंदा, वो शहर से बाहर एक बड़े से नाले में जाकर गिर जाता था। और साथ में अगर हम दूसरी बात करें तो इन्होंने जो है इनको नालियों को ढकने के लिए ईंटों की व्यवस्था कर रखी थी। इजीली जो है इन्हें रिमूव किया जा सकता था, साफ भी कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने घर बनाए हैं, और यहाँ पर घर 2 से 3 मंजिलों का घर देखने को मिला है। यानी कि यहाँ बगल बगल में जैसे नॉर्मली आज के समय देख सकते हो बीच में जो है सीवर लाइन होती है और साथ में जो है लोग घर बना लेते हैं, वैसे ही नॉर्मल बनाया हुआ था। तो ये भी प्लानिंग के साथ है, इसीलिए इसको अनूठी जल निकास प्रणाली कहा जाता है। घर का गंदा पानी सारा जो है बाहर जाता था गली की नालियों में, गलियों की नालियों से एक मतलब शहर से बाहर एक गंदे हौज में जाकर गिर जाता था। और उसके बाद ये तो जल निकास प्रणाली हो गई। ईंटों को जो है इजीली हटाया जा सकता था साफ करने के लिए। और इन्होंने जो है घर की बात करें ना, तो यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, घर 2 से 3 मंजिलों के देखने को मिले हैं। हर घर पे मतलब हर मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं। हर एक कमरे में जो है स्नान घर, विशाल मतलब एक तो स्नान घर
और साथ में रसोई घर, ये दोनों देखने को मिले हैं। और नीचे वाले कमरों में मतलब नीचे वाले कमरों में जो है खिड़कियां नहीं लगाते थे, मतलब प्राइवेसी को ध्यान में रखते थे। और साथ में नीचे जो है मतलब इन्होंने कुएं जो बनाए हैं ना वो ऐसा बनाया है कि गलियों के पास ही रहें, ताकि राहगीर जो चलते हुए लोग होते हैं दूर दराज जाते रहते हैं ना अपने संदेश वगैरह को लेकर, तो वो इजीली जो है यहाँ पर जाकर पानी पी ले, यानी घर में घुस जाए। ठीक है, तो ऐसा बनाया हुआ था इनको। तो ये भी जो है मतलब यहाँ की एक प्लानिंग थी। ठीक है, इसे याद रखना अच्छी तरह से, इसके पॉइंट ही देखो आप पढ़ेंगे तो समझो। सबसे पहले देखो, घर जो है आमतौर पर 2 से 3 मंजिलों के थे। घर को जो है ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और बाथरूम में ईंटों के फर्श थे। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क की नालियों में चला जाता था, आगे चलकर बाहर के नालों से जुड़ गया। पहले जो है मुख्य नालियों का निर्माण किया गया। पहले जो है मेन जो है नालियां थी उसका निर्माण किया गया। नालियों को ढका बंद किया जा सकता था इजीली। ठीक है, मकान की बात करें तो आंगन होता था, बाथरूम होता था, सीढ़ी होती थी हर एक छत पर जाने के लिए, कमरे में जाने के लिए, सामान रखने के लिए अलग अलग क्षेत्र कमरे बनाए गए थे। घरों की गोपनीयता मतलब प्राइवेसी को, गोपनीयता मतलब होता है प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी को ध्यान में रखने के लिए इन्होंने नीचे वाले कमरों में खिड़कियां ही नहीं बनाई। होता है ना, राह चलते हुए लोगों को झांकने की आदत होती है दूसरों घर में, आपने देखा होगा। कुछ ना कुछ लोग आप कहीं आपके घर में आपके पड़ोसी जब भी जा रहे होंगे तो देखा होगा ना, झांकते हैं। तो झांकने की आदत होती है, प्राइवेसी अपनी मेंटेन करके रखी थी इन्होंने, सोचो उस समय में कितना दिमाग था इन लोगों में। उसके बाद बात करते हैं शिल्प, यानी मन का बनाना। तो मन के बनाने की बात करें तो मन के वगैरह जो है ये कहाँ से लाते थे, ठीक है, किस तरह के थे, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। एक तो देखो सैलखड़ी पत्थर है। सैलखड़ी पत्थर काफी नरम पत्थर होता है, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में पाया जाता है। और इसी पत्थर से जो है ना सिक्के बनाए जाते थे, याद रखना मेरी बात। लापिस लाजुली की बात करें तो ये जो है लापिस लाजुली हमें शोटुगई से मिला है। शोटुगई जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। और एक पत्थर है चट नाम का पत्थर, इससे जो है बाट बनाए जाते हैं, यानी कि वजन तोलने वाले बाट होते हैं ना, वो बनाए जाते थे। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर देखो बात करते हैं इसमें कार्नेलिया। ये कार्नेलियन का जो पत्थर होता है ना लाल रंग का होता है, ये हमें गुजरात के लूथल से देखने को मिला है। यहाँ पर और भी मेटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कांसा, कांसा पता है कैसे बनता है, कॉपर मतलब तांबा और टीन को मिक्स करके कांसा बनता है। और उसके बाद कॉपर जो है हमें कहाँ से मिला है, खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। और राजस्थान का ये इलाका है ना खेतड़ी, इसको किस नाम से जानते हैं, गणेश व जोधपुरा संस्कृति, याद रखना। टीन जो है हमें अफगानिस्तान से मिली। दक्षिण भारत से जो है सोना, मतलब इन जगहों से व्यापार करते थे। और व्यापार के सामान के तौर पर क्या क्या और मंगाते हैं, जैसे शंख, बर्तन, कपास। शंख जो है ये नागेश्वर, ठीक है, बर्तन जो है कहाँ से, कालीबंगन। और कपास ये भी आता था बाहर से। उसके बाद बात करते हैं व्यापार मार्ग। तो व्यापार के जो है किस तरह के जो है मतलब रास्ते थे, कैसे कैसे व्यापार करते थे। ईरान, इराक, मिस्र, इजिप्ट, मतलब मिस्र को ही इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मेसोपोटामिया, इनों के साथ व्यापार होता था समुद्र के मार्ग के जरिए। ठीक है, याद रखना। मेसोपोटामिया के अंदर ये यहाँ से देखो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ और मगान शब्दों का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। तो देखो मेलुआ मतलब क्या होता है, मेलुआ होता है नाविकों का देश, यानी नाविकों की भूमि। और मगान मतलब होता है ओमान। ठीक है, ओमान कंट्री के लिए यूज करा गया है मगान। फिर बात करते हैं सर बनावली। बनावली से हमें यहाँ से एमसीक्यू, इस पोर्शन से एमसीक्यू एक ध्यान रखना। बनावली से हमें क्या मिला है, संघ के उद्योग। कालीबंगन से हमें जुताई के खेत के साक्ष्य। चन्नू दड़ों से हमें मन के उत्पादन के केंद्र मिले। ठीक है, ध्यान रखना। धार्मिक विश्वास की बात करें तो यहाँ पर जो है मतलब एक मूर्ति देखने को मिली जिसके सिर पर है ना 3 सींग हैं। ठीक है, और साधु की मुद्रा में बैठा हुआ, उसके चारों तरफ कुछ जानवर हैं, हाथी, गेंडा, ठीक है, हिरण, ये जानवर देखने को मिले। ऐसा लगता है कि पशुपति हैं, कोई पशु के देवता हैं। तो ऐसे देवताओं का चित्रण देखने को मिला है। तो मतलब यहाँ पर त्रिभुज जो सिंबल है ना वो एक धार्मिक का प्रतीक है, यानी इसके धर्म का। बैल, गेंडा, भैंस जानवरों का महत्व जो है यहाँ पर पता चलता है, इनों का महत्व था। कुछ मोहरों पर जो है गेंडा जैसी आकृति देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक जीवन। ये मतलब इनका आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब नॉर्मली कमाई वमाई का कैसा जरिया था। तो हमें जो है बस्तियों के अध्ययन से पता चलता है लोग धातु औजार, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, साथ में इन्हें बेचा भी करते थे। मूल्यवान वस्तुएं जैसे पत्थर, धातु का आंतरिक व्यापार भी होता था यहाँ पर। और अलग अलग आकृतियों के जो है मोतियां, मनके वगैरह देखने को मिले हैं। इन्होंने तोलने के लिए जो है वजन यानी बाटों का इस्तेमाल करा था, उसकी प्रणाली बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी नीचे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता ने हमें क्या दिया है, यानी हड़प्पा सभ्यता की देन क्या है, तो वो समझो। जैसे आपने जो है मेसोपोटामिया की देन पढ़ी होगी ना 11th में, वैसे ही है। जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता ने हमें बताया कि प्लानिंग के साथ घर कैसे बसाओ, प्लानिंग के साथ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। जल प्रबंधन के लिए इन्होंने नियोजित जल निकास प्रणाली अपनाई हुई थी, जिसको अनूठी जल निकास प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। जल प्रबंधन यानी इन्होंने पानी को भी, पानी के लिए मतलब पानी के लिए ऐसे समझ लो जैसे पानी का इस्तेमाल, जैसे खेती वेती के लिए जो है पानी का सिंचाई के लिए इन्होंने भी स्रोत अपनाए थे नदियों का। जैसे सिंधु घाटी नदी के पास ही बसा हुआ था, इसलिए तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ये याद रखना। उसका भी इनका प्रबंध था इनके पास अच्छा खासा। और उसके बाद जो है अन्न भंडार, भोजन को इकट्ठा रखा गया था, आगे जो है कठिन परिस्थितियों में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सके। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के लेन देन सिखाया इन्होंने। कला और शिल्प के बारे में सिखाया, और ईंटों के बारे में। ठीक है। ईंटों की बात करें ना, इसकी जो हाइट होती है ना, मतलब ईंट की हाइट अगर आप नॉर्मली देखोगे, जैसे देखो मेरा हाथ देखो, ये जो है इसकी लंबाई होगी, ठीक है, ये इसकी जो है ब्रेथ होगी यानी चौड़ाई, और ऐसे जो है इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट की 4 टाइम्स यानी 4 गुना इसकी लंबाई थी, और चौड़ाई जो है इस हाइट की 2 गुना थी। याद रखो ये भी। यहाँ की जो है लिपि, मतलब लिखने की एक कला के बारे में हमें पता चला। बाट के बारे में समझो, तो लिपि के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बाट देखो, आकार में जो है पत्थर, ये देखो आकार में घन जैसे होते थे। इसके अंदर जो नंबर थे ना, वो अनुपात प्रणाली में होते थे, जैसे 1, 1.0, यहाँ 1.0 आएगा, तो 1.00 मतलब 10.0 ऐसे करके जो है नंबर लिखे रहते थे, तो ये दशमलव प्रणाली में होते थे। और साथ में जो है इसकी शेप जो है घन के आकार की होती थी। बाट जो है बनते किस पत्थर से थे? चट नाम के पत्थर से, याद रखना। और बाट जो है छोटे भी होते थे, बड़े बाट भी होते थे। बड़े बाटों से जैसे माने चलो बड़े उत्पादन कोई भी सामान वगैरह है तो उसे तोलने के लिए करते थे, और छोटे बाट का इस्तेमाल होता था ज्वेलरीज तोलने के लिए। जैसे आज के समय भी जो है छोटे बाट जो है ये सुनार वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो ये तो हो गए बाट, ठीक है, ये हो गए मन के कुछ। अब देखो आर.एम. विलर की बात करते हैं। आर.एम. विलर का क्या योगदान है? तो आर.एम. विलर ने देखो क्या क्या करा। वैज्ञानिक उत्खनन का इन्होंने भी योगदान दिया। वैज्ञानिक उत्खनन समझते हो, यानी साइंटिफिक भी। जैसे जॉन मार्शल ने बताया था कि जमीन के नीचे जितनी पुरानी चीजें मिलती जाएंगी, जितना ज्यादा आप खोदते जाओगे उतनी पुरानी चीजें मिलती जाएंगी, और उसके बिहार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से सभ्यता से जुड़ी हुई है, कितनी पुरानी है, कौन सा टाइम पीरियड की है, आसानी से जाना जा सकता है। यही साइंटिफिक वे, इसको हम स्ट्रेटियोग्राफिक भी कहा जाता है, और इससे कालक्रम को आसानी से समझ सकते हैं। इन्होंने यहाँ तक कि इसके बचाव के लिए भी योगदान दिया। कहा कि पुरानी हमारी चीजें हैं, इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, अगर ये डैमेज हो गई है इनकी मरम्मत करवाओ। ठीक है, इसके ऊपर योगदान दिया। संरचनात्मक मरम्मत करवाई इनकी। और यहाँ तक इन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। कहा कि भाई बच्चे, आज के समय जो बच्चे पढ़े लिख रहे हैं उन्हें भी तो कम से कम हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिले, तो इसलिए स्कूलों की स्थापना करी गई ताकि ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट और भी बन सके, उन्हें ट्रेंड करा गया। इसका प्रचार प्रकाशन करा गया, खोजों के बारे में जानकारी प्रकाशन के माध्यम से जनता के साथ साझा करी गई, ताकि जनता भी तो समझे। और म्यूजियम वगैरह बनाए गए म्यूजियम में, ताकि देखो म्यूजियम में क्या होता है, असली चीज नहीं होती, उसकी डुप्लीकेट बनाकर म्यूजियम में रखी जाती है, ताकि आप जो है इतिहास को समझ सको वहां जाकर, और पुरानी जो मतलब असली चीज है वो अपनी जगह पर ही रहे। प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियों का प्रदर्शन होता है वहां पर, आम लोगों को इतिहास समझने में काफी आसानी होती है, मदद मिलती है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन। पहले तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि इसकी लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया। तो इसके बारे में जो है लोगों ने क्या करा है, संभावित कारण बनाए हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहा जाता है कि अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने की वजह से लोगों को खाने पीने को नहीं मिला, जिस वजह से लोग मारे। बाढ़ आ गई। बाढ़ कौन लेकर आए थे? सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास ही बसे हुए थे, ऐसा माना जाता है। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है ना, तो ऋतिक रोशन की, उसमें देखा होगा आपने कि बाढ़ आती है एंड में, तो उसमें बाढ़ का सीन दिखाया गया है। भूकंप कहा जाता है, पेड़ पौधे काट दिए, इस वजह से लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिला, तो इस वजह से जो है मारे गए। जलवायु परिवर्तन, लोग जो है गर्मियों में रहते थे, अचानक से ठंड बढ़ गई, तो उसके बाद ठंड को सहन नहीं कर पाए, मर गए। कुछ कहते हैं कि आर्य जातियों ने आक्रमण करा, उसके बाद जो है ये सर्वनाश हो गई। आर्य जाति के बाद ही तो माना जाता है इंडिया में जो है हिंदू धर्म की शुरुआत हुई है, या फिर इंडियन सारे जो है आर्य लोगों के आने के साथ ही हुए हैं, ये इतिहास में है, आपने पढ़ रखा हो तो। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरह की थी। देखो नगर नियोजन जो हमने पीछे पढ़ा था, नगर नियोजन के बारे में, सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटती थी, सड़कों ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, वही 90 डिग्री का एंगल ग्रिड पैटर्न होता है। घर और बाथरूम अच्छी तरह से योजनाबद्ध थे। ईंटों का उपयोग करा गया। आकार और गुणवत्ता में मानकीकृत, यानी कि उसकी जो मैंने बताई थी ना, ईंटों का साइज, हाइट का डबल उसकी चौड़ाई, और हाइट का 4 गुना उसकी लंबाई, वही था एक बढ़िया पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम, वही जिसको हम कहते हैं जल निकास प्रणाली, इसके लिए कर रखा था। गंदा पानी निकास की व्यवस्था थी, बढ़िया अनूठी जल निकास प्रणाली थी, याद रखना। अगर आपको तेज लग रहा है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हो, धीमे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो।
इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो है आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इजीली, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। इंग्लिश का मैं चैप्टर जो है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप जो है देख सकते हो मेरी वीडियो चैनल पर जाकर। और बाकी जो है मैं सारे चैप्टर जितने भी हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, बाकी और भी बुक्स वगैरह रहेंगी तो उनके भी जो है मैं कवर करूँगा। इसलिए माइंडलिफ्ट सर जी को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए। देखो, कृषि टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था थी, मैंने बताया था नहर, कुएं और जलाशय तीनों का इस्तेमाल करते थे खेतों को पानी देने के लिए। हल का उपयोग करा था, यानी जानवर का उपयोग करते थे, ठीक है, क्योंकि देखा होगा पहले के समय क्या होता था, हल वगैरह जो है ना रस्सी से बांध कर उनकी गर्दन से, जानवरों की गर्दन से बांध दिया जाता था, और जानवर आगे चलते थे, जो हल होते थे ना जमीन को नीचे तक खोदते थे, जिससे क्या होता है नीचे की जो गीली मिट्टी होती है ना ऊपर आ जाती थी, जिससे खेती करना काफी आसान होता था, बीज आसानी से बोए जा सकते थे। इसके जो स्रोत मिले ना बीज बोने के, कालीबंगन, चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान याद रखो। उसके बाद जो है अन्न भंडार के भी बारे में, मतलब इन्होंने अनाज को इकट्ठा कर रखा था, कठिन परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल किया जा सके, अगर जैसे बाढ़, भूकंप जैसा कुछ भी देखने को मिले, अकाल वगैरह हो जाए। कृषि के लिए उपकरण इन्होंने हल, कुदाल, दराती, खेतों को आसान बनाया गया इनके द्वारा, है ना। फसलें कौन सी उगाते थे, गेहूं, जौ, मटर, दाल, तिल, सरसों, इनकी होती थी। फसलों की विविधता, मतलब फसलें भी अलग अलग तरीके से जो है, डिफरेंट तरीके से जो है खेती किया करते थे, ये नहीं कि एक ही फसल उगा रहे हैं। घरेलू जानवर, मतलब इनके पशुओं का पालन करते थे। यहाँ पर जो है बैल, कुबड़ वाले मवेशियों के उपयोग के साक्ष्य भी मिले, यहाँ पर खेतों में प्रयोग किया जाता था इनका, बैलों का। अब देखो हड़प्पा की लिपि, हड़प्पा की लिपि देखो, एक तो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, इसके अंदर चित्रों को दिखाया गया है, और हमारी जो लिपि है उसमें वर्णमाला है, ठीक है, आ, अनार, का, कबूतर, ये सारे जो है अल्फाबेट वगैरह सब देखते हो, ये वर्णमाला हो गई। तो वर्णमाला देखने को मिलती है, हमें व्यंजन देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर वर्णमालीय ना होकर ये क्या है, चित्रमय पर आधारित है। इसके अंदर 375 से 400 के आसपास चिन्ह देखने को मिले हैं। इसको दाएं से बाएं लिखते हैं, यानी जैसे उर्दू लिखती है ना, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। तो ये कैसे पता चला कि दाएं से बाएं लिखते थे, है ना, ये भी तो वही कोई दिमाग लगाया होगा। आप भी सोचो, जब आप लिखना शुरू करते हो पहला वर्ड जो है हमेशा देखोगे थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हो, उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। तो इसके आधार पे इन्होंने बताया है। तो स्क्रिप्ट को आज तक समझा नहीं जा सका है। कुछ शिलालेखों में तो ये स्क्रिप्ट काफी धुंधली पड़ गई। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो एक जानवर, गेंडा, और ऊपर देखो कुछ चिन्ह, ऐसे कम से कम 375 400 के आसपास चिन्ह है। ये हड़प्पा एक मोहर होगी। उसके बाद देखो पुरातात्विद अवशेषों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं, मतलब जो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं तो उनके आधार पे हम इतिहास का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। और जो स्क्रिप्ट वाला है ना, लिपि की, लिपि को रहस्यमय क्यों कहते हैं, ये वाला तो 3 मार्क्स का बनता है, याद रखना। तो देखो कौन कौन सा अवशेष होते हैं, ऐसा पत्थर, हड्डियां, धातु, हड़प्पा की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, ये सब देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ बात करते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। तो वस्तुएं हमें जो है यहाँ पर कौन वस्तुएं देखो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जमीन से जब कोई वस्तु मिली उसे देखेंगे पहले तो कि भाई इसका इस्तेमाल जो है नॉर्मल काम के लिए होता है या किसी और, मतलब इसके 2 भी काम हो सकते हैं। ऐसी भी तो वस्तु मिल सकती है जिसके 2 काम हो, या फिर जिसका एक ही काम हो। जैसे पहले के समय जो ज्वेलरीज वगैरह पहनी जाती थी ना, आभूषण वगैरह, वो औजार की तरह भी इस्तेमाल होते थे। जैसा आपने देखे होंगे धार जो है, मतलब हाथी के दांत या फिर जो है मतलब पत्थर हो गए, उनको बनाया जाता था, उन्हें माला में के अंदर डालकर पहनते थे, देखे होंगे। उनको औजार की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए उसको 2 कैटेगरी में रख दिया। एक तो मतलब उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करा, और दूसरा ये पहचानने की कोशिश करते थे कि क्या ये वस्तु उपकरण है या कोई आभूषण है, ध्यान रखना, इसलिए उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया था। वस्तुओं के उपयोग को समझना, ये देखा गया कि पुरातात्विक प्राचीन वस्तु की वर्तमान वस्तुओं से तुलना करते थे, कहते थे भाई इसका उपयोग क्या होगा, तो इसको अभी के साथ कंपेयर करते थे, भाई हाँ चलो इसका इस्तेमाल अभी ऐसे होता है तो पहले भी ऐसे ही होता होगा, तो ऐसे पहचान लेते थे। एक तो उपयोग को समझने के लिए भाई ये भी जांचते थे कि किस सामग्री से बना और कहाँ पाया गया, ये भी देख लेते थे। जैसे बर्तन धातु या मिट्टी से बना है तो ये भी पहचान लेते थे कि भाई ये बर्तन ही होंगे, इस आधार पर पहचाना जाता था। कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आप ये पता लगा सकते हो हड़प्पा के लोग कैसे कपड़े पहनते थे? तो ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई सारे तो डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी में, तो सारा जो है डिकम्पोज हो गया सारा, लेकिन बचा कुछ अवशेष नहीं बचा। तो ये कैसे पहचानेंगे? देखो इनडायरेक्टली सोर्स, वहां पर मूर्तियां तो देखने को मिली हैं, और मूर्तियों को जो कपड़े पहनाए गए हैं उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो वो होता है अप्रत्यक्ष साक्ष्य। देखो कपड़ों को समझने के लिए पुरातात्विद आंकड़ों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, जो पोशाक के बारे में एक विचार देते हैं,
ठीक है, वे पाए गए कपड़े के टुकड़ों का भी अध्ययन करते हैं, मतलब कुछ है ना रेशम के भी अवशेष देखने को मिले हैं वहां पर। तो मूर्तियों के आधार पर कपड़े के बारे में समझा है। संदर्भ विकसित करना, भाई कोई भी चीज अगर पाई जाती है ना तो उसको समझा जाता है, उसके साथ कनेक्शन बिठाया जाता है कि रिश्तों मतलब रिश्ते कनेक्शन देखे जाते हैं, कहाँ मिली है, किस समय से जुड़ी हुई है, कौन सा कल्चर से जुड़ी हुई है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो उदाहरण के तौर पर यदि कोई मोहर पाई जाती है तो उसके संदर्भ का अध्ययन करके ही हम उसके उपयोग के बारे में जान सकते हैं, कहाँ मिली, कब मिली, किस काल से जुड़ी हुई है, किस धर्म से जुड़ी है, ऐसे पहचानते हैं। धार्मिक प्रथाओं को समझने के लिए यहाँ पर जो है टेराकोटा की मूर्तियों का अध्ययन किया गया, जैसे यहाँ पर देवी देखने को मिलती है, पुजारी राजा की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है, इसमें थोड़ा गलत लिखा है पुरोहित राजा, ये याद रखना। तो उसके बाद जो है अतीत और वर्तमान धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी तुलना के माध्यम से समझी जाती है, तो ये याद रखना। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया, वन शॉट में क्लियर कर दिया, मात्र ये आपका जो है 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो माइंडलिप सर जी को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका एक शेयर और एक लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।